एक ऐसा विमान जो 329 लोगों को लेकर अटलांटिक ओशन पर गायब हो जाता है और गायब होने के 2 घंटे बाद नजर आता है केवल टुकड़ों में। जिस विमान में 329 लोग सवार हो और उस विमान के केवल टुकड़े ही समंदर के ऊपर तैरते हुए दिखे, तो सोचकर देखिए कि उन 329 पैसेंजर्स का क्या हाल हुआ होगा। जिस विमान की मैं बात कर रहा हूँ वो विमान किसी और देश का नहीं बल्कि अपने ही देश इंडिया का था। एयर इंडिया 182 नाम की ये फ्लाइट कनाडा से इंग्लैंड की राजधानी लंदन होते हुए न्यू दिल्ली की ओर बढ़ रही थी, जो कि अटलांटिक ओशन के ऊपर 31,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ रही थी। विमान 4.5 घंटों से हवा में था और बिना किसी प्रॉब्लम के अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहा था कि तभी वो अचानक से गायब हो गया और 2 घंटे बाद जब वो दिखाई दिया तो केवल समंदर के ऊपर बिखरे पड़े मलबे के रूप में। विमान के मलबे के साथ साथ वो खौफनाक मंजर भी दिखाई दिया जिसे कोई भी इंसान अपने सपने में भी देखना पसंद नहीं करेगा, और वो मंजर था सैकड़ों की तादाद में समंदर के ऊपर तैर रही इंसानों की लाशें। अब इन्वेस्टिगेटर्स के लिए चैलेंज ये था कि लगभग 6,000 फुट की गहराई में समा चुके विमान के मलबे को वे निकालेंगे कैसे, और निकाल भी लिया तो ये कैसे पता करेंगे कि ये हादसा हुआ कैसे। तो चले गाइस जानते हैं इस हादसे के पीछे की असली वजह, और ये भी जानेंगे कि वे समंदर की गहराई में पड़े मलबे और ब्लैक बॉक्सेस को निकाल कर इस हादसे की जड़ तक पहुँचते कैसे है। अगर आपने अभी तक रहस्य लिमिटेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका रहस्य लिमिटेड चैनल पर। 23 जून 1985 की सुबह एयर इंडिया की फ्लाइट 182 अटलांटिक ओशन के ऊपर लगभग 31,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ रही थी। ये विमान कनाडा से इंग्लैंड की राजधानी लंदन होते हुए न्यू दिल्ली की ओर आ रहा था। विमान को उड़ान भरे 4.5 घंटे हो चुके थे और इस विमान में 307 पैसेंजर्स और 22 क्रू मेंबर्स को मिलाकर टोटल 329 लोग सवार थे। फ्लाइट 182 को उड़ाने वाले कैप्टन का नाम था हंसे सिंह नरेंद्र, जो कि एयर इंडिया फ्लाइट 182 के काफी अनुभवी कैप्टन थे। इनके साथ जो सतविंदर सिंह भिंडर थे वे भी कैप्टन ही थे, लेकिन आज वे फर्स्ट ऑफिसर की भूमिका निभा रहे थे। और कॉकपिट में तीसरा शख्स था दारा दुमासिया, जो कि फ्लाइट इंजीनियर थे। विमान बिना किसी दिक्कत के अटलांटिक ओशन के ऊपर उड़ रहा था, जिसके बाद प्लेन के फर्स्ट ऑफिसर सतविंदर सिंह भिंडर ने आयरलैंड के शेनॉन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एटीसी से संपर्क किया और उन्हें अपने विमान की स्थिति के बारे में बता दिया। शेनॉन एयरपोर्ट के एटीसी टावर में आज ज्यादा काम नहीं था। टावर में 2 ऑपरेटर ड्यूटी पर थे, जिनका नाम था थॉमस लेन और माइकल क्वीन। इन दोनों के सामने केवल 3 ही प्लेन थे, लेकिन इन्हीं 3 विमानों ने सारी उलझने पैदा कर दी। यानी रडार में तीनों विमानों के सिग्नल्स एक ही जगह पर आकर जमा हो गए, जिसके चलते तीनों विमानों की ऊंचाई और उनसे आ रहे सिग्नल्स को पकड़ पाना काफी मुश्किल हो चुका था। एयर इंडिया का बोइंग 747 विमान 31,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। इसके 4,000 फीट ऊपर यानी 35,000 फुट की ऊंचाई पर TWA का जेट उड़ रहा था, और इन दोनों से ऊपर यानी 37,000 फीट की ऊंचाई पर एक CP फ्लाइट उड़ रही थी। ये तीनों विमान पूरब की ओर उड़ रहे थे और तीनों विमान एक के ऊपर एक थे, इसीलिए इनके संकेत आपस में उलझ गए। जिसके बाद एटीसी टावर के ऑपरेटर ने रडार बॉल को घुमाकर उलझे हुए संकेतों को अलग किया, जिसके बाद उन्हें 2 विमानों के संकेत तो नजर आने लगे, लेकिन एयर इंडिया के संकेत गायब हो चुके थे। आमतौर पर होता यह है कि जब विमान के संकेत रडार पर 20 मिनट तक दिखाई नहीं देते तब विमान के आपात और बचाव की घोषणा की जाती है, लेकिन एयर इंडिया को गायब हुए केवल 1 मिनट ही हुआ था और इसके गायब होने की घोषणा 1 मिनट के अंदर ही कर दी गई थी। जिसके बाद उस इलाके में मौजूद कई समुद्री जहाजों ने एयर इंडिया 182 के सबूतों की खोजबीन शुरू कर दी। आखिरी बार इस विमान से कॉर्क शहर के साउथ एंड वेस्ट से 290 किलोमीटर दूर संपर्क हुआ था। विमान के गायब होने के 2 घंटे के अंदर ही ओशन के उस इलाके में मौजूद कनाडा के एक मालवाहक जहाज ने एक बुरी खबर सुनाई, और वो खबर थी विमान के तहस नहस होने की। यानी कई किलोमीटर के इलाके में फैला विमान का मलबा पानी में तैरता
उड़ता हुआ दिखाई देने लगा, जिसके बाद न केवल विमान में मौजूद सवार इंसानों की लाशें मिलने लगी थी, बल्कि ये बात भी क्लियर हो गई थी कि एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा था। यानी विमान में सवार सभी 329 लोग मारे जा चुके थे, जिनकी लाशों को नावों के जरिए कॉर्क शहर में लाया गया। अब इन्वेस्टिगेटर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये पता लगाने की थी कि इतने सारे लोगों की मौत हुई कैसे और एयर इंडिया फ्लाइट 182 को क्रैश करवाने के पीछे किसका हाथ था। लाशों के साथ साथ विमान के उस मलबे को भी निकाल लिया गया जो समंदर की ऊपरी सतह पर तैर रहा था। कॉर्क शहर के जिस अस्पताल में शवों को ले जाया गया, उस अस्पताल में क्यूमिन डॉयल नाम के डॉक्टर थे, जिनके साथ कुछ पुलिस वाले और फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजिस्ट ने मिलकर शवों के दांतों और चेहरों की जांच करके शवों की ऑटोप्सी की गई, जहां उन्हें पता चला कि विमान में मौजूद लगभग सभी यात्री हवा में ही मारे गए थे। केवल 2 यात्री ऐसे थे जिनकी मौत डूबने से हुई थी। इसके अलावा ये भी पता चला कि काफी सारे पैसेंजर्स के कपड़े फटे हुए थे, जिससे ये अनुमान लगाया गया कि विमान हवा में ही तहस नहस हो गया होगा। अब इन्वेस्टिगेटर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हादसे की जड़ तक पहुंचा कैसे जाए, क्योंकि इनके पास हादसे से जुड़े ना ही कोई ठोस सबूत थे, ना विमान का मलबा था, ना कोई जीवित यात्री और ना ही कोई चश्मदीद गवाह था। और रही बात विमान के मलबे और ब्लैक बॉक्सेस की, तो वे समा चुके थे गहरे समंदर में। किसी भी विमान में 2 ब्लैक बॉक्सेस होते हैं, एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और दूसरा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर वो होता है जिसमें विमान को उड़ाने वाले पायलट्स की बातें या कॉकपिट में की जाने वाली तमाम बातें रिकॉर्ड होती है, और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर वो होता है जिसमें विमान में लगे सभी इंस्ट्रूमेंट की हरकतें या मूवमेंट रिकॉर्ड हो जाती है। ब्लैक बॉक्सेस में ट्रांसमीटर लगे होते हैं, जिससे एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर संकेत निकलते हैं। इसके बावजूद भी इन ब्लैक बॉक्सेस को ढूंढने में काफी दिक्कत हो रही थी। वो इसीलिए क्योंकि ये ओशन की ऊपरी सतह से 6500 फीट की गहराई में डूबे हुए थे, और सबसे बड़ा चैलेंजिंग वाला टास्क ये था कि ब्लैक बॉक्सेस से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी केवल 30 दिनों तक ही रहती है। यानी 30 दिनों के अंदर ही ब्लैक बॉक्सेस को ढूंढकर निकालना था। इधर ब्लैक बॉक्सेस की खोज चल रही थी और उधर इन्वेस्टिगेटर HS खोला और उनकी टीम जहाज के रख रखाव के बारे में पता लगा रहे थे, जहां उन्हें पता चला कि ये विमान 5 इंजन्स के साथ उड़ रहा था। आमतौर पर बोइंग 747 प्लेन में 4 इंजन्स लगे होते हैं, लेकिन इस विमान का डिजाइन ऐसा है कि वो अपने साथ और एक किसी खराब इंजन को अटैच करके ले जा सकता है। एक एक्स्ट्रा इंजन लगा देने के कारण इस विमान के बाएं साइड के विंग्स पर ज्यादा घर्षण हो रहा था, जिसके चलते पायलट्स को विमान सही तरह से उड़ाने के साथ साथ उन्हें विमान को बाएं तरफ झुकने से भी बचाना था। सबको यही लगा कि विमान के क्रैश होने या विमान के विंग्स को तोड़ने के पीछे का कारण विमान में लगा 5वां इंजन ही होगा। फ्लाइट इंजीनियर के अकॉर्डिंग जब लंदन में 5वां इंजन फ्लाइट में अटैच कर रहे थे तो वो ठीक से नहीं लगा था। इसके अलावा जांचकर्ताओं को ये भी पता चला कि इंजन के बचे हुए अंदरूनी हिस्सों को निकालकर फ्लाइट के कार्गो में रख दिया गया था। ये हिस्से इतने बड़े थे कि कार्गो के दरवाजों के कुछ हिस्सों को हटाकर इन्हें यहाँ रखा गया था, जिससे ये अनुमान लगाया गया कि हो सकता है विमान के दरवाजे ठीक से लगे ना हो और वे टूट गए हो, जिससे विस्फोटक डिकम्प्रेशन हो गया हो। अब इन्वेस्टिगेटर्स इन 2 थियरीज पर काम करने लगे थे। पहला, विमान के दरवाजे ठीक से लगे नहीं थे, और दूसरा कि इस हादसे के पीछे जिम्मेदार रहा होगा 5वां इंजन। दोनों में से जो भी कारण हो, लेकिन इनके सबूत अगर कहीं से मिल पाते तो वे थे ब्लैक बॉक्सेस। इसीलिए ब्लैक बॉक्सेस को ढूंढना बेहद जरूरी हो गया था। खोज शुरू होने के करीब 2 हफ्ते बाद ब्लैक बॉक्सेस की सटीक जगहों का पता लगा लिया गया था। विमान का मलबा अटलांटिक ओशन में करीब 6000 फीट की गहराई में समाया हुआ था, जिसमें ब्लैक
बॉक्सेस भी शामिल थे जिन्हें डीप सी सबमर्सिबल के जरिए बाहर निकाल लिया गया। अब इन्वेस्टिगेटर्स के हाथों इस उलझी हुई पहेली को सुलझाने वाले दो मुख्य उपकरण लग चुके थे। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में इन्वेस्टिगेटर्स को शेनॉन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात करने के अलावा केवल कस्टम सील की ही बात सुनने को मिली। ये वो कागजी कार्यवाही है जो विमान के लैंडिंग से पहले की जाती है। कस्टम सील वाली जो बात थी वो बीच में ही कट जाती है, जिसके बाद वे अपना रुख करते हैं FDR के तरफ, यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के तरफ, जहां उन्हें पता चलता है कि विमान की स्पीड, हाइट, विमान का मुड़ना, उसका ऑटो पायलट, यहाँ तक कि उसके तमाम पैरामीटर्स अंतिम पल तक नॉर्मल ही काम कर रहे थे। अब यहाँ सबसे हैरानी की बात ये थी कि दोनों ब्लैक बॉक्सेस के मिलने के बावजूद भी इन्वेस्टिगेटर्स को पता नहीं चल पाया कि विमान रडार से गायब होने से पहले किसी परेशानी का सामना कर रहा था। अब तक एक भी सबूत हाथ न लगने का मतलब अब इशारा किसी और संभावना की ओर जा रहा था। दोनों रिकॉर्डर्स ने एक ही समय पर काम करना बंद कर दिया था, जिसका मतलब यही निकल कर आ रहा था कि विमान में कोई ऐसी विनाशकारी घटना घटी थी जिससे विमान को उड़ा रहे पायलट्स को मेडे बोलने या जबान खोलने के लिए भी वक्त नहीं मिला था। यानी जो कुछ भी हुआ वो चंद सेकंड्स में ही हो गया, जिससे जांचकर्ताओं को लग रहा था कि विमान एक तो विनाशकारी डीकम्प्रेशन से ब्लास्ट हो गया होगा या फिर विमान में कोई बम ब्लास्ट हो गया होगा। समंदर की ऊपरी सतह पर जो विमान का मलबा मिला था उसे जांच करने में जांचकर्ताओं को इस घटना से जुड़े कोई भी सबूत नहीं मिले, जिसके बाद उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, किसी भी कीमत पर समंदर के अंदर पड़े विमान के मलबे को बाहर निकालना, जो कि इतना आसान नहीं था। विमान का मलबा 16 किलोमीटर लंबे और 6 किलोमीटर चौड़े इलाके में फैला हुआ था, जिससे जांचकर्ताओं को ये तय करना था कि विमान के ऐसे कौन से पार्ट्स को निकाला जाए जिससे इस दुर्घटना के रहस्य से पर्दा उठ पाए। विमान का सारा मलबा बाहर निकालने में सालों लग जाते, इसीलिए मलबा बाहर निकालने से पहले एक सबमर्सिबल ने समंदर में पड़े मलबे की फोटोज और वीडियोस शूट करके ला लिया, जिसे देखकर जांचकर्ताओं ने तय कर लिया कि उन्हें मलबे के किन हिस्सों को बाहर निकालना है। इधर ये जांच तो शुरू ही थी, लेकिन उधर कनाडा के अधिकारियों का शक यकीन में बदल रहा था कि एयर इंडिया फ्लाइट 182 का क्रैश कोई दुर्घटना नहीं बल्कि इंसानों द्वारा किए गए एक प्लान का हिस्सा था। जब पुलिस और जांचकर्ता विमान में सवार यात्रियों की लिस्ट देख रहे थे तब उन्हें एक अजीब चीज दिखाई दी। उस दिन एयर इंडिया फ्लाइट 182 में सवार बहुत से यात्री वैंकूवर से आए थे और उन्होंने एयर इंडिया की फ्लाइट लेने के लिए पहले ही एक और प्लेन से यात्रा की थी। उन यात्रियों में से एक यात्री ने एयर इंडिया फ्लाइट की टिकट तो ले ली थी, लेकिन वो फ्लाइट में बैठा ही नहीं। उस यात्री की पहचान आज तक नहीं हुई है, लेकिन टिकट पर उसने अपना नाम एम सिंह लिखा था, जो कि एक फर्जी नाम था। एम सिंह विमान में बैठा तो नहीं था, लेकिन उसने चेक इन जरूर किया था ताकि उसकी बॉम्ब वाली बैग लगेज के साथ साथ विमान के अंदर चली जाए। इसके लिए एम सिंह ने डराने धमकाने वाला रवैया अपनाया। चेक इन के दौरान 30-40 लोग लाइन में खड़े थे, जिसका फायदा उठाकर उसने डराने धमकाने वाले अंदाज में बातें करके अपना बैग दिल्ली तक के लिए क्लियर कर दिया। लेकिन किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि एम सिंह फ्लाइट में बैठा या नहीं। वैंकूवर एयरपोर्ट में एम सिंह के बैग को जब लोड किया जा रहा था तब किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन टोरंटो एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए जो उड़ान होने वाली थी वो एक इंटरनेशनल उड़ान थी, इसलिए टोरंटो एयरपोर्ट पर ये बॉम्ब वाला बैग जांच के दौरान आसानी से पकड़ में आ जाता। लेकिन बदकिस्मती से उस दिन लगेज चेक करने वाली एक्सरे मशीन खराब हो चुकी थी, जिसके चलते लगेज चेक करने वालों ने पोर्टेबल एक्सप्लोजिव डिटेक्टर से सभी लगेज को चेक किया। अब यहाँ गड़बड़ी ये हो गई कि डिटेक्टर ने एम सिंह की बैग को डिटेक्ट तो कर लिया, लेकिन उसकी आवाज वैसी नहीं आ रही थी जैसी कि बैग चेक करने वालों को ट्रेनिंग के दौरान आ रही थी। यानी ट्रेनिंग के दौरान डिटेक्टर की आवाज अलग आ रही थी और जब उसने बॉम्ब से भरी बैग को डिटेक्ट किया तब उसकी आवाज थोड़ी सी बदल गई, जिसके चलते चेक करने वालों ने बैग को खोले बिना ही प्लेन में लोड कर दिया। एयर इंडिया फ्लाइट 182 बॉम्ब से भरी एक बैग को लेकर लंदन के लिए रवाना हो गई कि तभी टोक्यो के नारिता एयरपोर्ट पर एक विस्फोट हुआ, जिसमें 2 लगेज हैंडलर मारे
मारे गए और 4 घायल हो गए। ये बॉम्ब भी वैंकूवर से आने वाले सामान में ही छुपा हुआ था और इस सामान को भी एयर इंडिया के ही और एक जेट पर लोड करना था। यहाँ किस्मत अच्छी थी कि ये बॉम्ब वाली बैग विमान में लोड करने से पहले ही ब्लास्ट हो गई। जिस तरह एम सिंह ने फ्लाइट 182 में बॉम्ब वाली बैग रख दी और वो विमान में बैठा ही नहीं, ठीक उसी तरह इस बैग को भी एक अनजान शख्स ने वैंकूवर से टोक्यो भेज दिया और वो भी विमान में बैठा ही नहीं। दोनों बॉम्ब वाली बैग वैंकूवर एयरपोर्ट से इसलिए निकल गई क्योंकि उस समय वैंकूवर एयरपोर्ट पर लगेज चेक करने वाली एक्सरे मशीन थी ही नहीं। टोक्यो में हुआ ब्लास्ट और एयर इंडिया फ्लाइट 182 की उड़ान के बीच संबंध नजर आने लगा था। जिन टिकट्स पर इन दोनों बैगों को चेक इन करवाया गया था वो बैग्स एक ही दिन एक ही आदमी द्वारा खरीदी गई थी। फ्लाइट 182 की दुर्घटना अब एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा लग रही थी। दोनों घटनाओं के बीच दिख रहे साफ संबंधों के कारण आयरलैंड के जांचकर्ता टोक्यो पुलिस की जांच में गहरी रुचि ले रहे थे। विस्फोट के कुछ ही देर बाद फोरेंसिक एक्सपर्ट टोक्यो के नारिता एयरपोर्ट पर पहुंच गए, जहां चारों तरफ सबूत ही सबूत बिखरे पड़े थे, जिनकी मदद से जापानी पुलिस को पता चल चुका था कि ये बॉम्ब स्टेरियो ट्यूनर में रखा गया था, जिसके सीरियल नंबर से पुलिस वालों ने इसे खरीदने वालों के बारे में भी पता कर लिया था। जिसके बाद पुलिस ने ठीक वैसा ही ट्यूनर ढूंढ निकाला जो एयर इंडिया फ्लाइट में बॉम्ब रखने के लिए इस्तेमाल किया गया था। फिर उन्होंने उस स्टेरियो ट्यूनर में कुछ डायनामाइट की स्टिक्स रखकर उसे ब्लास्ट करके देखा ताकि वे ये पता कर सके कि नारिता एयरपोर्ट पर जो ब्लास्ट हुआ था उतने ब्लास्ट के लिए कितने डायनामाइट की जरूरत पड़ती है। परीक्षण करने के बाद पता चला कि नारिता एयरपोर्ट पर जो ब्लास्ट हुआ था उतने ब्लास्ट के लिए डायनामाइट की 4 स्टिक्स ही काफी है। जिसके बाद उन्होंने और एक एयर इंडिया फ्लाइट 182 में जितना बड़ा और जितना मजबूत कार्गो वेव होता है उतने ही बड़े एक कंटेनर में इस परीक्षण को करके देखा तो पाया कि डायनामाइट की केवल 4 स्टिक्स ने ही कंटेनर की धज्जियां उड़ा दी थी। यानी ये बात क्लियर हो गई थी कि डायनामाइट बॉम्ब से बोइंग 747 जैसा जंबो जेट विमान भी तबाह हो सकता है। और वैसे भी सामान रखने की छोटी सी जगह पर बॉम्ब की ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वो इसीलिए क्योंकि बॉम्ब से निकलने वाली ऊर्जा की तरंगों को फैलने के लिए ज्यादा मौका नहीं मिलता। इसीलिए विस्फोट की शुरुआती ताकत के बाद उनकी ऊर्जा काफी ज्यादा बढ़ जाती है और तरंगे बाहर निकलने के लिए अपने सामने रुकावट पैदा करने वाली हर एक चीज को तबाह कर डालती है, जैसे कि एयर इंडिया फ्लाइट 182 के साथ हुआ। इधर आयरलैंड के कॉर्क शहर में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी वो भी इस नतीजे पर पहुंच चुकी थी कि एयर इंडिया फ्लाइट 182 को तबाह करने वाला कोई और नहीं बल्कि डायनामाइट नाम का एक बॉम्ब ही था। बाकी 747 विमानों की तरह ही एयर इंडिया विमान में भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कॉकपिट के निचले हिस्से में लगे हुए थे, जिसके ठीक पीछे ही कार्गो वे था। तो यहाँ कुछ ऐसा हुआ होगा कि एम सिंह की बैग वैंकूवर एयरपोर्ट से टोरंटो एयरपोर्ट पर आई होगी, जिसके बाद उसे एयर इंडिया फ्लाइट के लगेज कंटेनर में रख दिया होगा और उस कंटेनर को फ्लाइट के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के पीछे वाले हिस्से में रख दिया होगा। अटलांटिक ओशन के ऊपर उड़ रहा ये विमान और विमान में मौजूद किसी भी इंसान को इस बात की भनक तक नहीं थी कि जिस विमान में वे बैठे हैं उसमें बॉम्ब रखा हुआ है जो कि कभी भी फट सकता है। फिर कुछ देर बाद वही हुआ जो नियति को मंजूर था, यानी बॉम्ब के ब्लास्ट होते ही सबसे पहले विमान का सामने का हिस्सा विमान से अलग हो गया, जिसके बाद देखते ही देखते न केवल विमान के चीथड़े उड़ गए बल्कि विमान में मौजूद सभी यात्री हवा में ही उड़ गए और सारे के सारे हवा में ही मारे गए। सिर्फ 2 यात्रियों की मौत डूबने से हुई थी। कहते हैं ये हवाई हादसा भारत का सबसे बड़ा हादसा था। इस हादसे के बाद ये नियम लागू कर दिए गए कि अब बिना पैसेंजर के उनका सामान ले जाया नहीं जाएगा। इसके अलावा सिक्योरिटी को लेकर और लगेज चेकिंग को लेकर काफी कठोर नियम लागू किए गए। और रही बात इस हादसे को अंजाम देने वाले आतंकवादियों की, तो उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया था। जिस आदमी ने बम बनाने का जुर्म कबूल किया उसे जेल भेज दिया गया और जिस आदमी पर इस पूरी योजना को बनाने का शक था वो आदमी कुछ सालों बाद इंडिया के जेल में मारा गया। इन दोनों आतंकवादियों के कनाडा के पश्चिमी तट पर रहने वाले सिख समुदाय से
से गहरे संबंध थे। खालिस्तानियों द्वारा किए गए इस हमले के पीछे का मकसद जो भी हो, लेकिन सच तो ये था कि 329 मासूम और निर्दोष लोग पलक झपकते ही मारे जा चुके थे। तो गाइस, ये थी फ्लाइट 182 के हादसे की कहानी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।